धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 3 नवंबर, लेकिन 1 नवंबर को देश के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि 2022 में हज यात्रा कैसे, किस तरह और कौन कर पाएंगे। बहुत सारे नए नियम कानून उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि अब ऐप बना दिया है, यानी कि मोबाइल ऐप आ गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप हज यात्रा पर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो चीज़ें सऊदी अरब में जाके हाजियों को खरीदनी पड़ती थी, वो चीज़ें भारत से ही जाया करती थी, अब उनको भारत में ही खरीदा जा सकता है। इसके 2 फायदे होंगे। उनको सऊदी अरब के पैसे में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंडिया से ही वो खरीद के इंडिया के पैसों में ही ले जा सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी उनको नहीं पड़ेगी। इससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे ऐलान किए, लेकिन एक ऐलान जो उन्होंने किया है, जो हिंदी के अखबारों में तो मिला नहीं, उर्दू के अखबारों में खबर छपी है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय ऐलान कर रहा है कि हज यात्रा के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाके। तो यहीं से सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि भैया, जो ये हज हाउस बनाने की बातें हो रही थी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने की बातें हो रही थी, वहाँ से जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी, क्या वो हज हाउस ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्या हज कमेटियाँ भी ख़त्म कर दी जाएंगी? वक्फ बोर्ड के हवाले इन तमाम चीज़ों को कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब से मोदी सरकार आई है, पहले हज यात्रा को विदेश मंत्रालय देखा करता था, लेकिन मोदी सरकार ने आके हज यात्रा को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कर दिया है। इसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं हाफिज नौशाद आजमी साहब से, क्योंकि आप जानते हैं वो कई सारी स्टेट हज कमेटियों में भी रह चुके हैं और जो नेशनल हज कमेटी है उसमें भी वो रह चुके हैं और बारीकी से इस मुद्दे पर लिखते रहते हैं। आप उनके बारे में तमाम चीज़ें उर्दू के अखबारात वगैरह में पढ़ते रहते होंगे, तो मुझे लगा उन्हीं से समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड कहाँ से पैदा हो गया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके धाकड़ खबर का अकरम रईस खान साहब, कि मुझे आपके धाकड़ खबर का शुक्रगुजार मैं हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी तबीयत नासाज है, पिछले काफ़ी समय से मुसलसल बीमार चल रहे हैं, वरना आप जिस तरीके की लड़ाई लड़ने के आदी हैं और ज़मीन पर रह के आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारे हाजियों के हक में आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, वो करते हुए आप दिखते। पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है अभी? अब पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी तरह मैं सेहतमंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 70-75% अपने को सेहतमंद समझता हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की दुआएं, अल्लाह ने चाहा तो मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, और हाजियों के लिए जो मैं पहले किया अल्लाह ताला कबूल करे। चलिए, अच्छा है, खुदा आपको जल्दी बेहतर करे और हाँ, फिर से उसी अपने क्या कहते हैं ना, वही अंदाज के साथ, तेवर के साथ हाजियों के हक में आवाज़ उठाते हुए दिखाई दें। अब चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के ताज़ा ऐलान की तरफ। हज यात्रा 2022 का ऐलान हो गया है। मैं वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पे जाऊं उससे पहले मैं आपसे ओवरऑल जो बयान जारी किया गया है, जो नई नियमावली गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसको लेकर आपको अभी फिलहाल ये वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा छोड़ देते हैं। जो ऐप बनाने की बात की गई है, जो कहा गया है कि सामान अब यहीं से खरीद के ले जाएंगे, आपको वहां जाके पैसा बदलवाना पड़ता था, दिक्कतें होती, ऐसे कुछ जो ऐलान किए गए, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सियासी ऐलानात है और हाजियों के लिए जैसा तकलीफ दे है। हाजियों को बांधना कि सामान खरीदे, क्यों खरीदेंगे भाई? उन्हें ज़र मुबादला की जो रकम 2100 रियाल दी जाती है उसके वो मालिक होते हैं। कुछ लोग बचा के ले आते हैं, कुछ लोग पूरा खरीद के लाते हैं, कुछ लोग जो है अपनी आज़ादी के मालिक होते हैं। वो इंडिया के वो वहां पे मार्केट करने थोड़ी जा रहे हैं। आप हज को मार्केटिंग से जोड़ रहे हो, ये कितनी गलत बात है। और आपको तो पता है मैं इस मामले में बेबाक हूं, और मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सबसे पहले ये पैगाम देना चाहूंगा कि मोहतरम, ये समझ लें ये शाही हुकूमत नहीं है। यहाँ पे जवाब देना होगा अवाम की अदालत में, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह आपसे जवाब मांगा जा सकता है
ठीक है, आप उनके ताज़ा ऐलान पे सवाल खड़े कर रहे हैं और हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक ऐसा मंत्री जो हज यात्रा पानी के रास्ते भी शुरू करना चाहता है, नया नया काम करता है, कभी तो तारीफ कीजिए उनकी। ये सारी झूठे ऐलानात है। हाजियों को धोखा देना, अल्लाह के मेहमानों को धोखा देना कितनी बुरी बात है। 2017 में हज सब्सिडी 2022 तक चलनी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि धीरे धीरे खत्म होगी, मगर अफसोस इनकी मैनेजिंग कमेटी जो है वो बहुत मजबूत है, अभी भी मजबूत है। उस मैनेजिंग कमेटी ने शाहिद सिद्दीकी साहब के क़यादत में वजीर आजम के पास कुछ लोगों को भेजा कि साहब सब्सिडी खत्म कर दीजिए, और वो किसी तरह से इन्होंने ऐलान कर दिया। यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, आप ये बताइए जब 22 तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, फैसला है, तो उसमें किसी को दखल देने की कोई हक नहीं है कानूनी। उसके बाद मैं शाहिद सिद्दीकी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुतबादिल पे भी कभी आपने गौर किया? आप डिबेट में आते हैं, आप उर्दू के सहाफी हैं, उर्दू के अखबारात पर तमाम खबरें हाजियों के मुतालिक मसाइल छपते हैं, कभी आपने उन पर जबान नहीं खोली। ये अफसोसनाक है, और मैं उनसे अपील करता हूं शाहिद सिद्दीकी साहब से कि वो इसकी तलाशी कर ले यहीं पे। चलिए, आप शाहिद सिद्दीकी की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें कह देना चाहता हूं, हालांकि इस खबर से वो ताल्लुक नहीं रखती है। हम जानते हैं ग्लोसी पेपर पे नई दुनिया अखबार छापा करते थे, और हर हफ्ते आने वाला वो अखबार उस ज़माने में 25-30 साल पहले भी 10 रुपये का बिका करता था, और सिर्फ जज्बाती खबरें। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिराया, ना जाने कितनी पार्टियों में जा चुके हैं, आज RLD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने बैठे हैं, सिर्फ जज्बाती तौर पर मुसलमानों को बेचने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। खैर, जाने दीजिए उनको, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साहब, आपका कहना है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 तक सब्सिडी खत्म होगी, और सरकार ने पहले ही सब्सिडी खत्म कर दी, तो आप सरकार के उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए अवमानना का केस करने के लिए? देखिए, इसमें दो बातें थी। एक तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह था कि सब्सिडी जब खत्म हो जाएगी तो ये पैसा मुसलमानों की तालीम और उनके सोशल वेलफेयर पे जो 2011 में 685 करोड़ रुपए है वो खर्च कर दिया जाएगा। तो अब जब ये सब्सिडी खत्म जिस दिन हुई है, ऐलान आया है, तो हमने ये तय किया कि ठीक है, अगर हाजी को नहीं मिलेगी तो ये हमारे मुसलमानों के मुल्क भर के एजुकेशन पे खर्च हो जाएगी जी। इसलिए हम ये नहीं करने गए, लेकिन इन्होंने वहां भी धोखा किया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब और उनका अल्पसंख्यक मंत्रालय ये मुझे बतावे वो 685 करोड़ रुपए से कितने स्कूल कॉलेज बने हैं। इनके मंत्रालय ने सरकार से कब ये पैसा मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है? कुछ नहीं हुआ है साहब। हज के नाम पे मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 8 नवंबर 2016 को मैंने जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था कि हज को खराब न किया जाए, वजारत खारजा में रहने दिया जाए। और उस दिन नोटबंदी हो गई और वो हमारी खबर भर के पिट गई, और हमने भी कहा कि चलिए आ जाए तो साल 2 साल देखा जाए, लेकिन उन्होंने वही किया। उसके बाद इन्होंने एक ऐलान किया कि हम पानी का जहाज चलाएंगे। हमने सोचा शायद इन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरी सऊदी हुकूमत से बात हुई है, सऊदी लोग तैयार है इसके लिए जी। तो मैं वो जगह देखा हूँ जाकर के जहां से पानी का जहाज होता, वहां वीरान जंगल हो गया है जी। कहा किसको धोखा दोगे? ठीक, धोखा दिया। ठीक है, आप उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं, लेकिन मैं अपने सवाल पे फिर आपसे वापस जवाब चाहता हूं आपका कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सरकार ने 2022 से पहले ही हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया, तो आप लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने तो कहा था 2022 तक चलेगी, इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया? वही कह रहा हूँ, सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ मोहतरम। देखिए, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने जब सुप्रीम, हमने कहा कि यह पैसा जो है हाजियों पर अगर नहीं खर्च होगा तो हमारे एजुकेशन पे खर्च हो जाएगा, वो भी बुरी बात नहीं है। तो लेकिन और उसके बाद इन्होंने फौरन ऐलान किया कि पानी का जहाज हम चला देंगे। हमने कहा चलिए कुछ गरीब हाजी उससे चले जाएंगे। ठीक है सर, मतलब लेकिन साजिश पे साजिश।
ठीक है, आप इसे साजिश करार दे रहे हैं। यहाँ एक सवाल अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू अखबार में, जो हिंदी के अखबार है उसमें खबर मिल नहीं रही है, उर्दू के अखबार कह रहे हैं कि अब जो वक्फ बोर्ड के दफ्तर हैं वहां पे हाजियों को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये क्या मामला है? देखिए, हज कमेटी और हाजी के साथ ये नाइंसाफी है। हज एक्ट की खिलाफ वर्जी ये मुस्तकिल करते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी की है। और मैं इन्हें क्या कहूं, मैं 9 महीने से खत लिखते लिखते मीडिया के लोगों ने भी तरजीही बुनियाद पर मेरी खबरें शायर की खत शाया किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं आज मजबूर होकर के, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन भी हमारी जिम्मेदार है इस बात की, और अपोजिशन के लोगों से हम अपील करते हैं। मैंने अभी तक अपील नहीं किया था, लेकिन आज हम अपील करते हैं हाजियों के मामले में अपोजिशन मेरिट पे दखल दे और हाजियों को इंसाफ दिलावे। मोहतरमा सोनिया गांधी जी से मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी से कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी से कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस मरकज में एक अपोजिशन की क़यादत कर रही है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है। उनके जो अकलियती सेल के लोग हैं, उनकी पार्टी में जो मुसलमानों के मामले देखते हैं, उनसे ये पूछे कि हाजियों के मामले पे आपने क्या किया। तो मैं अखिलेश जी से भी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी कह रहा हूँ, लालू यादव जी से भी कहता हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी से भी कह रहा हूँ, चंद्रशेखर राव से भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं सीपीएम से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी अपील कर रहा हूँ, इसलिए कि हज सबका है, हाजी सबके है। हज एक्ट की खिलाफ वर्जी 2002 की मुस्तकिल हो रही है जी। हज एक्ट में लिखा है कि स्टेट हज कमेटी ये काम करेगी। ठीक है, और ये क्यों वक्फ को कैसे दे सकते हैं? जी जी जी, आप 2002 के एक्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ हज कमेटियों का होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल पिछले काफी समय से ना तो कमेटियों का गठन किया जा रहा है, और अब ये नया मामला जो निकल के आया है कि वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो इससे आपको ऐतराज क्या है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ऐतराज ये है कि हज कमेटी क्या करेगी? हज कमेटी एक 100 साला इदारा है, 1927 से बना हुआ है, 1968 से पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ है, और हज 2002 में वो एक्ट और अच्छा बना। ईमानदारी से अगर हज कमेटी बनाई जाए, सेंट्रल या स्टेट की, कोई हुकूमत हो, हाजियों के मफाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वही आपसे दोहरा रहा हूं, हज एक्ट की खिलाफ वर्जी इनकी हुकूमत में लगातार हुई है, और 3 उलमा जो हज एक्ट में नामनी करने का वो ऐलान है, वो है, लिखा हुआ है कि हज हमारा मजहबी फरीजा है, इसमें आलिम दीन मेंबर होंगे। उनकी जगह इन्होंने 3 उलमाए दीनी ने नहीं मेरे पाकिट के। मैं कह रहा हूं आपको, चैलेंज कर रहा हूं नकवी साहब, पाकिट के आपके 3 आलिम दीन नहीं मिल सके, एक शिया 2 सुन्नी। आपने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां नामिनेट किया। क्या क्या बताऊं, हज में इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद मनमाना कमेटी की करारदाद पास हुई, उसी में एक जमीन ली गई है खारघर में, मुंबई में, जो हज एक्ट में लिखा हुआ है। और शफाफियत की बात करते हैं नकवी साहब, शफाफियत क्या होती है? जनवरी 2021 में वो जमीन खरीदी गई है जी, और आज तक इनकी वेबसाइट पर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया और माइनॉरिटी अफेयर की जो वेबसाइट है, उसमें उस जमीन की तफसील नहीं है। क्यों नहीं है? पारदर्शिता आप दिखाते हैं। जी जी जी। दूसरी बात ये है, आप एक अलग, आज ये 15 महीने से, ठीक है सर, आज ये 15, ये बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आज ये 15 महीने से रुकिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया के मालिक बने हुए हैं। ठीक है क्यों? ठीक है, आप सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे एक अलग से बहस की जा सकती है कि हज कमेटियां कब से नहीं बनी हैं और कब से हज कमेटियों का गठन नहीं किया जा रहा है, और हज कमेटी के नाम पर जो जमीनें खरीदी जा रही हैं वो आखिर वेबसाइट पर शो क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अगर हज यात्रा जुड़ जाएगी तो इससे क्या दिक्कतें, दुश्वारियां हो सकती हैं? इससे बहुत सी दुश्वारियां होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक अलग इदारा है, उसके लिए
हिंदुस्तान के मुसलमानों का पैसा है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज हाउस है, उसके लिए नियम कानून है कि हज सबसे अलग रखा जाए, वक्फ और फला ढका से नहीं रखा जाए। ठीक है, अब मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। भरपूर लड़ाई। ठीक है सर, अब मैं दूसरा एक सीधा मामला और है, ठीक है, मैं सीधा सवाल आपसे और पूछ एक रहा हूँ। मामला आपके सामने रख देना चाहता हूँ। जी जी, मैं एक छोटा सवाल ले लेता हूँ, पहले सर। एक छोटा सा और आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं इस मौके पर, क्योंकि बातचीत जहां पहुंच चुकी है उससे सवाल पैदा होता है कि आप लगातार पत्र लिख रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। अब आप कह रहे हैं कि हज एक्ट 2002 जो है उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को भी इसमें घुसा दिया गया। तो क्या इस सब के खिलाफ आपको अदालत ही जाना पड़ेगा, और जाएंगे तो कब जाएंगे, या सड़क पे आना पड़ेगा? कैसे आपकी ये मांग पूरी हो पाएगी? अब देखिए, मेरी सेहत के ऊपर है और मैं अपोजिशन के लोगों से मदद मांग रहा हूं, और अल्लाह ताला को कुछ मैं संजीदा हूं, और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी संजीदगी दिखाई दे रही है और आगे भी दिखाई देगी। और एक बात बहुत अहम है इस मामले में, उसे भी 2 मिनट ले लीजिए अपने चैनल पे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। पूर्वांचल के हाजी 2007 में अल्लाह ने हमसे काम लिया, हमने कोशिशों से शुरू कराया वाराणसी से हज परवाज जी, और वाराणसी वजीर आजम का हल्का इंतखाब भी है जी। और इन लोगों ने एक साजिश के तहत 21 इम्बार्केशन पॉइंट की जगह इस साल 10 किया है। 2021 में ही यह खत्म कर चुके थे, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आया क्योंकि हाजी गए नहीं जी। अब हमने वजीर आजम को व्यापार मंडल बनारस में खत लिखा, हमने तमाम हिमायत में तमाम लोगों के बयानात आए, हमने लिखा जो है मिनिस्ट्री को और कमेटी को कि देखिए वाराणसी का एयरपोर्ट कोई छोटा नहीं है। वहां 2014 में 300 हाजियों को लेकर के मदीना जहाज गया था, वो एक जहाज बड़ा हो गया जी। 16 में भी वो 300 का जहाज गया था। जो जहाज लखनऊ में उतरते हैं वो जहाज बनारस में भी उतर सकते हैं जी। तो पूर्वांचल के हाजियों से ये सहूलत क्यों छीनी जा रही है? इसका जोग्राफियाई नक्शा मैं आपको बता दूं जी। उत्तर पूर्वांचल का जो इसी जमीन के वो भी पैदा है, नकवी साहब भी, लेकिन वो भूल गए पूर्वांचल के लोगों को। किसको भूले वो मैं क्या कहता हूं, लेकिन ये मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया का आखिरी हिस्सा जो बिहार से है जी, वो ये सब अगर वहां के लोगों को 600 से 700 किलोमीटर का सफर लखनऊ के लिए करना पड़ेगा, तो क्यों ये परेशान कर रहे भाई आप? 14 जिले हमने मुतालबा किया है जो करीब है बनारस से, उनको उनके 3 से 4 हजार हाजी हो जाएंगे जी। और 3 से 4 हजार हाजियों को आप आसानी से ले जा सकते हैं, बड़े जहाज वहां उतार करके 10 रोज के अंदर ले जाइए जी। तो कहीं कुछ नहीं है जी। हाजियों की सहूलत इस हुकूमत ने छीनी है, हज महंगा किया है जी, है ना, बहुत महंगा हो गया है, तादाद कम होती जा रही है जी। लेकिन बहरकत हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं जी। और मजबूर होकर के मैं अपोजिशन का दरवाजा खटखटा रहा हूँ कि अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारी संभाले जी। और हमने वो काम किया है, सारी अपोजिशन ने मेरा साथ 2002 में दिया जी। 2003 में तो 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, एक इनकम टैक्स मामला था जी। सोनिया जी ने आखिर में खत लिखा, तो तमाम चीजें हुई जी। तो अब मैं फिर मुतालबा कर रहा हूँ, उसमें हमने सबको जोड़ा जी। समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने कम से कम 10 बार 20 बार पार्लियामेंट में मेरी बात उठाई है जी। और मुलायम सिंह जी ने भी बहुत मदद किया है जी जी। बहुत शुक्रिया, इस तरह से सबने मदद किया है जी जी। बहुत शुक्रिया, आप जो अपील कर रहे हैं हमें लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ जी जी जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के जरिए ये मेरे मुतालबात मरकजी हुकूमत तक पहुंचेंगे और हाजियों के साथ, पूर्वांचल के हाजियों के साथ इंसाफ होगा जी। आप 2003 और 2002 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हालात इस समय देश के बदल चुके हैं। मुसलमानों की और हाजियों की बात करना, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर अपोजिशन को द्वारा ये बात करना आसान नहीं लगता, लेकिन आपने अपील की है, हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी के साथ आपकी बात को सुने और हाजियों के मुद्दे को उठाए। और सरकार जो एक तरफा ताबड़तोड़ फैसले थोप रही है, उससे साफ लग रहा है कि हज कमेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, हज यात्रा को भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनके लिए हर चीज धंधा है, इससे कमाते हैं,
घाटे में नहीं चलता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग बहुत अपनी शुक्रिया। राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।